Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज हम करने वाले हैं PYQs for Geography for CDS 224. See, Geography एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत heavy weightage होती है in all the defense examinations and specifically talking about the CDS exam. This time also 20 questions were asked from Geography और वो अभी हम one by one सारे cover करने वाले हैं. So that you have a fair idea of the nature of the questions being asked, वो कितनी डेप्थ में पूछे जाते हैं, किन स्पेसिफिक यूनिट से पूछे जाते हैं, एंड हाउ टू कवर द सिलेबस अकॉर्डिंगली. नाउ वी गोइंग टू कवर द सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन का ज्योग्राफी का पीवाईक्यू. सारे वन बाय वन हम 2024 का जो एग्जाम सेकंड हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस. Now the first question that we have in front of us is which of the following pairs of Himalayan glaciers. So see, glaciers में हमेशा questions पूछे जाते हैं. In fact there are certain glaciers जो कि हमेशा न्यूज में भी बने रहते हैं. And ये question भी हम देखेंगे. It is a mix of both geography and current affairs. So the question is which of the following pairs of Himalayan glaciers and their location is correctly matched. तो इस तरफ हमें देख रहे हैं हम ग्लेशियर्स दिए हैं और यहाँ पर इनका जो है लोकेशन दिया है. नाउ फर्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्लेशियर्स इन इंडिया. करंट अफेयर्स में भी वी सी एवरी सेकंड डे वी सी अ न्यूज हेडलाइन ऑन सियाचिन. सियाचिन नुब्रा वैली रीजन, राइट. नुब्रा वैली अगेन वन प्लेस जो कि न्यूज में अक्सर मेंशन्ड होता है. दिस इज स्लाइटली साउथ ऑफ सियाचिन. देन नेक्स्ट इज चुंगफर कुमाऊं गढ़वाल रीजन. ये थोड़ा सा कम मेंशन्ड ग्लेशियर है इंडिया में. देन जेमू सेंट्रल नेपाल रीजन जो कि नहीं है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर नहीं पाया जाता. गैशर ब्रह्म आप देखें तो पीर पंजाल रेंज में यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में ये पीर पंजाल ना होकर ये काराकोरम रेंज में हमें मिलता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली 4 तो नहीं होगा, हमें पहले पता है. तो 4 अगर नहीं है, ठीक है, करेक्टली मैच, तो हमें तो करेक्टली मैच पूछा है, तो 4 अगर करेक्टली मैच नहीं है सो वी कैन एलिमिनेट दिस. तो डी तो नहीं होगा. सिमिलरली जेमू को भी हम कर चुके हैं एलिमिनेट, ठीक है, बिकॉज इज नॉट द करेक्ट लोकेशन. फाइन, तो 3 को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए. नाउ 2, इवन दिस कुमाऊं गढ़वाल रीजन में ये ग्लेशियर नहीं है. सियाचिन जो कि नुब्रा वैली के थोड़ा नॉर्थ में है, इन दिस रीजन इट इज फाउंड एंड सियाचिन इज द करेक्ट आंसर. सो ये इसका करेक्ट आंसर था. नाउ सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपको दिस इज बेसिकली मैप क्वेश्चन, राइट. तो क्योंकि ग्लेशियर्स जो अक्सर न्यूज में रहते हैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए. ऐसे ही पासेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में, राइट. सो दिस इज वन सच क्वेश्चन. नाउ वी मूव अहेड. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ज्योग्राफी के सिलेबस में एंड दिस टॉक्स अबाउट द सेम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड इट टॉक्स अबाउट द rivers of India. The first question is the Barak River. Barak River, the headstream of the Meghna, rises in the hills of Meghalaya. Now see, अगर ये एक स्टेटमेंट आपको पता हो, ठीक है, तो ये मेघालय ना होकर एक्चुअली मणिपुर है. तो बराक रिवर कहाँ से आती है? मणिपुर. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, इज आर करेक्ट. कई बार क्या होता है यहाँ पर नॉट भी लिखा होता है. मेक श्योर यू नेवर मिस आउट ऑन दिस. अगर नॉट लिखा है द आंसर चेंजेस कंप्लीटली. तो यहाँ पर क्योंकि नॉट नहीं है वी हैव टू फाइंड ओनली द वंस व्हिच आर करेक्ट. ठीक है, अगर करेक्ट क्वेश्चंस की हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला तो इनकरेक्ट है क्लियरली, राइट. सो इफ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट इन दैट केस ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है. और अगर 1 इनकरेक्ट है तो सी बी is out of the window for us, right, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट गलत है. Now second is the घग्गर river, ठीक है, जो कि एक पॉपुलर रिवर है, although इतनी लेंथ में इतनी ज्यादा नहीं है, but talking about घग्गर river, it is saying that does not drain out to the sea and gets lost in the Rajasthan desert, which is true. See, राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं आप देखेंगे कि लगभग उनमें से I mean most of them disappear in the desert, right. For example, Luni, which is the most prominent river of Rajasthan, वो भी आप देखेंगे कि रण ऑफ कच्छ में कहीं जाकर गायब हो जाती है. लूनी ऑल्सो डज नॉट रीच द सी और से अनदर वाटर बॉडी, ठीक है. तो घग्गर रिवर इज इट्स ट्रू, तो 2 इज करेक्ट. तो आइदर इट इज बी और डी. नाउ वील रीड द स्टेटमेंट 3. नाउ
Puthimari and Manas are important tributaries of the Brahmaputra river, which is the most important river in the northeast of India. ठीक है, जो कि चाइना से चलती है, असम में जो है एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में, और असम होते हुए जो है फाइनली इट मीट्स गंगा एंड देन इवेंचुअली एंड्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो पुथीमरी और मानस, मानस तो सबको ही पता है, बट इवन दिस वन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. तो 2 and 3 both of them are correct and the only option that is option D. तो इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए you have to reach the correct option, which is your option D. Now we move ahead to the next question and now see the next question. Consider the following statements regarding transportation functions. Transportation एक important unit है सी geography में, और जिसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग डिफरेंट रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड टॉकिंग अबाउट द वाटरवेज. जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पे क्वेश्चन आता है, जैसे पिछली बार कांडला पोर्ट पर क्वेश्चन आया था, ट्यूटिकोरिन पोर्ट पर भी एक बार क्वेश्चन आया है. दिस टाइम इंडिया के पोर्ट्स पर क्वेश्चन ना पूछ के जो है थोड़ा इंटरनेशनली जो है नेचर जो क्वेश्चन है उसको उस हिसाब से डिजाइन किया गया. सो वी टॉकिंग अबाउट द सिंगापुर पोर्ट. इट फंक्शंस बोथ एज अ पोर्ट ऑफ कॉल एंड एन एंट्री पोर्ट. ठीक है, ये बात तो. एंड देन वी हैव करवाड़ विच इज इन इंडिया. ठीक है, करवाड़ इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेवल पोर्ट. ये बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है, तो अगर करवाड़ इन इंडिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ नेवल पोर्ट, इतना भी अगर आपको पता है, नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, इज मेंशन ओनली हियर. सो यू कैन एलिमिनेट ऑल दीज 3 एंड रीच ऑप्शन डी. नाउ if we move ahead, next question is from the unit evaporation, condensation and precipitation, जो कि एक बहुत बेसिक सी यूनिट लगती है, बट बहुत जो है क्वेश्चन हैवी इंटेंस यूनिट होती है. अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पर हमेशा आप देखेंगे हर सेट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन होता ही होता है. दिस टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की अगर बात करें तो ये पूछा है कि ये क्लाउड्स कौन से प्रकार के क्लाउड से डेवलप होते हैं. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स. पहला है क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड्स, सो नो. देन क्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड. सी द नेम इटसेल्फ टेल्स यू क्यूमुलो, क्यूमुलस, निम्बस, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स. अब ये होते क्या हैं अगर आप समझेंगे. सी ऐसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. ठीक है, बट प्राइमरीली we have only 4 types of clouds. ठीक है, जिसमें पहला है cirrus clouds, second है cumulus clouds, third है stratus clouds and fourth है nimbus clouds. ठीक है, इन्हीं में से जो है आगे के जितने भी types of clouds हैं वो इनसे ही बनते हैं. cirrus clouds are always high clouds. ठीक है, जितने भी जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर जो क्लाउड्स मिलते हैं वो सिरस क्लाउड्स होते हैं. उनके पीछे जो है एक प्रीफिक्स लगेगा सिरो. ठीक है, जहां भी आप ये टर्म देख लें सिरो, जैसे हियर यू सी सिरो क्यूमुलस, दैट मींस दीज आर हाई क्लाउड्स. क्यूमुलस क्या होता है? क्यूमुलस क्लाउड्स आर पफी क्लाउड्स, जो हम ऐसे स्कूल में ड्रॉ करते थे. ठीक है, द वेरी यू नो पफ्ड क्लाउड्स, जिनको यू नो एक जो एनिमेटेड से क्लाउड्स हम ड्रॉ करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स. फिर आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स. स्ट्रेटस कम्स फ्रॉम द वर्ड स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे लेयर्स में बांट देना. तो जो भी क्लाउड्स ऐसे लेयर में आते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स. एंड देन वी हैव निम्बस क्लाउड्स. निम्बस क्लाउड्स होते हैं हमारे रेन बेयरिंग क्लाउड्स, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स. ये एक्चुअल में जो है वो क्लाउड्स होते हैं जो बारिश लेकर आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत मॉइस्चर होता है, इसलिए इनका कलर भी ग्रे होता है. सो बेसिकली दीज आर योर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, और इन्हीं में से ये है. क्यूमुलोनिम्बस का मतलब है दैट इट इज पफी लाइक दिस एंड इट इज रेन बेयरिंग क्लाउड. ऐसे मॉनसून सीजन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स अक्सर हमें मिलते हैं. कई बार अगर साइक्लोनिक कंडीशन होती है वहां पर भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपको मिलेंगे. ऑल्टो जहां प्रीफिक्स लग जाए वहां भी हाई क्लाउड्स की बात हो रही है. ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी क्लाउड्स, और ये बहुत सिंपल जो है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पे एक पूछा गया क्वेश्चन है. Now we move to the next question. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Okay, now we have
this question which says which of the following Ramsar wetlands, see रामसर कन्वेंशन, रामसर एक ईरान में एक जगह है जहां पर रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए। दीज आर, वेटलैंड क्या होता है, एक स्वम्पी मार्शी एरिया होता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, राइट, और इनके प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। अब यहाँ पर हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट्स इज नॉट, उन्होंने बोल्ड में भी करके दिया है, इसके बाद भी इफ यू डू नॉट नोटिस दिस देन इट्स योर फॉल्ट कंप्लीटली, राइट, so do not miss out on this word, right? So the Ramsar wetland site is not situated in any of the UTs. तो बेसिकली आपको वो वाली रामसर वेटलैंड बताना है जो किसी भी यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड नहीं है। ऑप्शंस है हमारे ये होकेरा वेटलैंड, पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सैंक्चुरी, सोमोरीरी लेक एंड वुलर लेक। वुलर लेक लगभग लोगों को पता है कि ये तो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो अगेन, राइट, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद आपका आता है होकेरा वेटलैंड, ठीक है, ये भी एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में ही है, तो ये भी नहीं हो क्योंकि ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। अब बात करें इस लेक की अगर, तो पहले तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही बोलते थे हम इसको, बट नाउ दैट आफ्टर द 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर एक स्टेट ना होकर 2 यूटीज बन गए हैं, और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की सोमोरीरी लेक एक्चुअली लद्दाख में है, ठीक है, तो हमें तो ऐसा देखना है जो यूटी में नहीं है, तो लद्दाख भी एक यूटी है, तो ये भी हो गया। नाउ दिस, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है, तो बच गया हमारे पास ये जो कि इज द ओनली वेटलैंड जो कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है बल्कि एक स्टेट में है। और कौन से स्टेट की अगर बात करें, द स्टेट इज तमिलनाडु, ठीक है, तो ये हमारा तमिलनाडु में ये वेटलैंड जो है सिचुएटेड है, इसीलिए दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है, सोमोरीरी जो लेक है वो लद्दाख रीजन में है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सी दिस इज वन क्वेश्चन विच इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, जनरल जो पैटर्न होता है सीडीएस के ज्योग्राफी क्वेश्चंस का, उसमें इस किस्म के जो है हिस्ट्री जो है ज्योग्राफी की, बिकॉज हर सब्जेक्ट की एक हिस्ट्री होती है जब उस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, जनरली हम देखते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है उस पर से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट दिस टाइम ये क्वेश्चन हमारे पास आया। इराटोस्थेनेस अ ग्रीक फिलोसफर, ठीक है, जो कि बहुत महान ज्योग्राफर थे, जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, माना जाता है। ग्रीक फिलोसफर मेजर्ड द अर्थ सर्कमफ्रेंस बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ सन रेज एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। उन्होंने उसको यूज करते हुए अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया था कि अर्थ का साइज कितना है, बिकॉज अर्थ के शेप साइज को लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत बहुत पुराने समय से है, और बहुत अलग अलग जो है ज्योग्राफर्स ने, कार्टोग्राफर्स ने कोशिश की कि हम अर्थ के शेप और साइज को समझें। जो बहुत इनिशियल एफर्ट्स थे अर्थ के शेप और साइज को समझने की, उनमें से एक एफर्ट ये भी थी। उन्होंने 2 सिटीज, जो एक तो अलेक्जेंड्रिया, तो आई एम श्योर सबको ही पता है, a lot of people got confused between Alexandria and Scene and Alexandria and Thebes. Why? Because Alexandria and Scene is वैसे तो correct, ठीक है, I am giving you the correct option over here, but Alexandria is the popular one, और ये जो बाकी की cities हैं ये थोड़ा सा लोग इसमें confused थे। So this is something, you know, it's we can call it a shocker question because this does not follow the general pattern जो serious examination का होता है, right? Now this is a very common and very easy, अगर आपको basic conceptual clarity है geography की, तो you must have been able to handle this question. And for the people जो नहीं handle कर पाए इस question को, you need to understand that conceptual clarity is important for a subject like geography. Now this question particularly comes from the unit जो कि है हमारी weathering and mass movements, ठीक है, अलग अलग किस्म के मास मूवमेंट्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट्स, ठीक है, अगर मास वेस्टिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं उनको, मास वेस्टिंग मूवमेंट्स या मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रैपिड एंड स्लो। जो बहुत धीमी रफ्तार से, बहुत स्लो पेस पर मूवमेंट होता है उसको हम स्लो मास मूवमेंट कहते हैं। जो फास्ट सडन होता है, सडन मास मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड, वेरी कॉमन काइंड ऑफ अ मास मूवमेंट जो कि अक्सर हम न्यूज में इधर उधर सुनते देखते हैं, राइट। Now this is talking about creep. Now
क्रीपिंग, क्रॉलिंग, ये वर्ड ही आपको बता देगा कि इट इज अ स्लो मूवमेंट, होना ही होना है कि एक स्लो मास मूवमेंट होगा, बिकॉज समथिंग दैट इज क्रीपिंग दैट मीन्स इट्स मूविंग एट अ वेरी स्लो पेस। तो जहां भी फास्ट है उसको तो हटा दो, तो फास्ट स्पीड तो नहीं हो सकता। नाउ इट्स स्लो। और अगर बेसिक ज्योग्राफी भी आपने कवर किया, हमने मास मूवमेंट्स में कवर किया था क्रीप क्या है। क्रीप इज बेसिकली जब सॉइल जो है बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट इतना स्लो होता है कि अगर आप यूं ऑब्जर्व करना चाहें तो विद नेकेड आई आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, राइट, बिकॉज सच अ स्लो मूवमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ स्टैटिक चीज वहां पर प्लेस की, फॉर एग्जाम्पल अ फेंस, अगर आपने फेंस लगा दी उस एरिया में एंड द एरिया इज प्रोन टू क्रीप or say a slow movement of soil, in some time if you visit say after a while you will realize that ये फेंस थोड़ा सा ट्विस्टेड लग रहा है, जबकि मैंने तो फेंस स्ट्रेट लगाया था, मगर अब ये फेंस थोड़ा सा ट्विस्टेड लग रहा है। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली द सॉइल अंडरनीथ हैज मूव्ड। तो ये जो स्लो मूवमेंट, वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल होता है, इसको हम कहते हैं क्रीप, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज स्लो स्पीड विद सॉइल। Now comes a question from our favorite unit, that is climatology। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द विंड सिस्टम, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही लिंक्ड होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और हमें पता करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है, हेडलेस सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही बात है। अब हेडलेस सेल है क्या, इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। यहां पर आप देखेंगे 3 सेल्स बनते हैं, ऑलराइट। दिस इज कॉल्ड हेडलेस सेल, दिस इज कॉल्ड फेरल सेल एंड दिस इज कॉल्ड पोलर सेल। ये तीनों सेल जो हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर रहेगा, फिर हाई लो हाई, पोल पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है। तो ये जो लो हाई के जो ऑल्टरनेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, इनकी वजह से यहाँ का जो विंड सर्कुलेशन है वो इस तरीके से होता है। हेडलेस सेल बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, जो कि आपके इक्वेटर पे हमें देखने को मिलता है दोनों तरफ। सो अगेन यहाँ पर भी हेडले होगा, ये फेरल सेल होगा और ये पोलर सेल होगा। ये पूरे अर्थ का विंड सिस्टम है। सो अगर बोला जाए कि हेडलेस सेल इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, हमें अर्थ का विंड सिस्टम समझने के लिए, सो देन डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर तुम्हें बेसिक क्लाइमेटोलॉजी आती है, यू वुड नो दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, हेडलेस सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेसेस, क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। सी, यहाँ पर जो है डायरेक्ट सन रेज आती है इक्वेटर पर, वी ऑल नो दैट बहुत ज्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से, एंड वी नो दैट वार्म एयर राइजेस अप, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी की वजह से जो है पूरा दुनिया का जो विंड सिस्टम है वो इसी से लिंक्ड होता है। सो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is the correct explanation of statement 1. So this is a very basic climatology question. जिन भी लोगों को difficult लगा ये question, इसका मतलब है that you need to work on your basics in climatology. The geography is like an umbrella subject. Geography के अंदर अलग अलग branches होती हैं, climatology, oceanography, geomorphology, ठीक है। तो climatology एक वो unit है geography में, एक वो subject है, एक branch है under geography, जिसमें you need to have conceptual clarity because there are multiple variables and there are interconnected variables, so one need to understand, ठीक है। so you have to work on this because ऐसे ही questions आते हैं, if you do not understand the concept you will not be able to follow, right? so अभी हमने पढ़ा 3 सेल, हेडलेस सेल जो कि इक्वेटर पर बनता है, उसके आगे फेरल सेल एंड लास्ट में पोलर सेल जो कि पोलर रीजन्स में आपको मिलेगा। इस तरीके के 6 सेल्स होते हैं, 3 in each hemisphere. All right, now we move to the next question. देखते हैं next question में क्या है। Okay,
The question says, consider the following statements. Again, a statement based question, right? So now we deal with this. Ocean currents are dominated by huge surface gears that are driven by the global surface wind pattern. See, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं हम इस पैटर्न में ही पढ़ते हैं. पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हैं, फिर विंड सिस्टम, क्योंकि प्रेशर से ही विंड जनरेट होती है, और फिर हम पढ़ते हैं ओशन करंट्स, बिकॉज विंड से ही ओशन करंट्स कनेक्टेड होती हैं, राइट? जब हम क्लासेस में भी रेगुलर पढ़ते हैं हम इसी पैटर्न में चलते हैं, राइट? नाउ ओशन करंट्स सरफेस गियर से डोमिनेटेड होते हैं. बिल्कुल सही बात है. जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी, जो ओशन का वाटर भी वही डायरेक्शन फॉलो करता है. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट. देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर हियर. इक्वेटोरियल करंट्स मूव cold water westward and then poleward along the east coast of the continents. So ये क्या कह रहे हैं कि जो इक्वेटोरियल करंट्स हैं they move cold water westward, east west. तो ये कह रहे हैं कोल्ड वाटर को वेस्ट लेके जाते हैं and then poleward, ठीक है, पोल की तरफ लेकर जाते हैं along the eastern coast of continents. तो मान लीजिए अगर एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर है तो ऑब्वियसली इसके ईस्ट कोस्ट पर लेकर जा रही है, पहले वेस्ट डायरेक्शन में, फिर पोल्स की तरफ, एंड ये ईस्टर्न मार्जिन है कौन, ये सब तो ठीक है, मगर दिस स्पेसिफिक वर्ड कोल्ड वाटर. नाउ सी, अगर इक्वेटर से पानी जा रहा है पोल्स की तरफ तो जाहिर सी बात है ये पानी ठंडा तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर पर इतनी इंटेंस हीटिंग होती है कि वहां का जो पानी होता है वो भी गर्म होता है. इनफैक्ट ये गर्म पानी जब जाता है पोल्स की तरफ, इसकी वजह से ही जितनी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम एक बिल्कुल आइस लॉक्ड कंट्री हो जाता अगर जो है वहां पर वार्म ओशन करंट नहीं पहुंचता. तो पूरे साल जो है यूके का जो नेविगेबिलिटी मेंटेन रहता है, क्योंकि इट इज एन आइलैंड कंट्री. यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास पानी में बर्फ ना जमे, अदरवाइज इट विल बी लॉक्ड, ठीक है, वहां पर ट्रेड वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज इक्वेटर से गर्म पानी जो है इस तरीके से घूम के जो है यूके पहुंच जाता है. सो एक्चुअली नॉट कोल्ड वाटर बट वार्म वाटर. इसलिए स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज false. This will be your correct option. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Now see, this question is very specifically talking about a report. ठीक है, India State of Forest Report 2021. तो उसके लिए पूछा है, एंड अगेन यहाँ पर भी नॉट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. तो नाउ वी रीड द क्वेश्चन. एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, which of the following state is not among the top 3 with the reference to maximum area under forest? So ये एक रिपोर्ट आती है, ये आपको बताती है कि स्टेट वाइज जो है किस स्टेट में कितना एरिया अंडर फॉरेस्ट है. अब टॉप 3 स्टेट्स जो हैं वो आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ ये थे, और महाराष्ट्र वाज नॉट अमंगस्ट दोज स्टेट्स. तो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर वुड बी महाराष्ट्र. ऑल्दो आप देखेंगे जो फॉर्मर रिपोर्ट्स थी उनमें महाराष्ट्र डज हैव अ सफिशिएंट और से अ गुड इनफ एरिया अंडर फॉरेस्ट. सो ऐसा लग सकता है. सो इट वाज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि महाराष्ट्र अगर यहाँ राजस्थान लिख दें तो आपको पता है कि राजस्थान में फॉरेस्ट कवर बहुत कम होगा, ठीक है, मगर महाराष्ट्र इज वन स्टेट जहाँ पर फॉरेस्ट कवर अच्छा खासा है, और इसकी वजह से जो क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन का मॉडरेट से चल के डिफिकल्ट में हो गया बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, अब चलते हैं. ऐसी रिपोर्ट्स एक्चुअली आती रहती हैं, जैसे एक और रिपोर्ट हो सकती है फॉर एग्जांपल योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो उस इंडेक्स में भी यही होता है, HDI रैंक पूछते हैं, ठीक है. तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, यू शुड मेक श्योर दैट यू कीप अ separate, maybe not a notebook necessarily, but have a few sheets handy. जब भी आप इस तरीके की रिपोर्ट्स देखते हैं, please add that information to that. And we are also going to cover over here. Next class में हम HDI करेंगे, right? तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर. How is strong pressure gradient represent on a weather map? See, pressure gradient क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया जाने वाला दबाव है ऑन एनीथिंग दैट इज बीनीथ द एटमॉस्फेयर, राइट. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? वी नो दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रेशर्स. हाई प्रेशर हो सकता है, लो प्रेशर हो सकता है. जहां पर भी इंटेंस हीटिंग होती है ऑन द ग्राउंड, वार्म एयर राइजेस अप एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर, ठीक है.
कन्वर्जेंस देखने को मिलता है ग्राउंड पर। जहां ग्राउंड पर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा वहां बनेगा हाई प्रेशर। सो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, इतना हमें क्लियर है, राइट। अब अगर बात करते हैं हम वेदर मैप पे प्रेशर ग्रेडियंट कैसा दिखता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है हाई से लो। ग्रेडियंट हमेशा स्लोप की बात कर रहा है। जहां भी आप ये वर्ड देखते हैं ना ग्रेडियंट, इसका मतलब है स्लोप। हाई से लो, मिनिमम से मैक्सिमम, हमेशा एक 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 कॉन्टिन्यूम की बात हो रही है, एक स्लोप की बात हो रही है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर हम जा रहे हैं तो जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, ठीक है, उस प्रेशर ग्रेडियंट की यहाँ पर बात हो रही है। और सीधा आपसे ये नहीं पूछा है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। प्रॉब्ली अगर ये एनडीए का एग्जाम होता तो शायद वो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है वेदर मैप पे कैसे दिखता है। तो अगर हम प्रेशर को मैप पे मार्क करेंगे तो वी नो दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर एक्चुअली लाइंस जो कि एरियाज ऑफ सेम प्रेशर, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कनेक्ट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल द मैप ऑफ इंडिया, अगर 4 जगह हैं जहां पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम क्या करेंगे, विल connect those areas using a line where the atmospheric pressure is same. So isobars are simply lines connecting areas with same atmospheric pressure. अब इन लाइंस को हम उस हिसाब से ही ड्रॉ करेंगे जिस हिसाब से उस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, इस टर्म का क्या मतलब है? इस टर्म का मतलब है कि बहुत कम डिस्टेंस में जो है प्रेशर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अक्रॉस दी से इन अ डिस्टेंस। तो अगर इतनी दूरी में जो है प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है यहाँ थोड़ी सी हाई, यहाँ हाई प्रेशर है और थोड़ी दूर जाकर प्रेशर गिर रहा है, लो प्रेशर हो रहा है। तो ऐसे में हमेशा क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स आएंगे। आइसोबार्स के बीच में गैप बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई है और सडनली थोड़ी दूर जाने के बाद में प्रेशर लो है, तो आइसोबार्स बहुत क्लोजली स्पेस्ड होंगे। तो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन किस यूनिट से है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदरिंग एंड मास मूवमेंट्स। ये हमारी यूनिट होती है इंपॉर्टेंट जिसको हम कवर करते हैं। एनयूसी इस बार मास मूवमेंट से काफी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग? एसिड एक्शन। नाउ सी, अगर तुम अपना कॉमन सेंस भी लगा लो, नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, एसिड जहां आ गया, यू नो इट हैज टू बी केमिकल वेदरिंग, तो दिस गोज आउट ऑफ द विंडो। नाउ ऑक्सीडेशन एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो आपने 9th में 10th में शायद कभी पढ़ा होगा साइंस में। यू नो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इट कैन नॉट बी केमिकल वेदरिंग। अब बच गया ये हाइड्रोलिसिस, वाटर के एक्शन से जब किसी सोल्यूशन बनता है, ठीक है, और उसकी वजह से होने वाली वेदरिंग हम केमिकल वेदरिंग में ही इंक्लूड करते हैं, तो ये भी नहीं हो। बच गया हमारे पास सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, वो एक्चुअली केमिकल वेदरिंग नहीं होता, फिजिकल वेदरिंग होता है, ठीक है। दिस इज अ फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल। फिजिकल वेदरिंग का दूसरा नाम एक्चुअली मैकेनिकल वेदरिंग है। अगर आप कहीं पर फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग देखते हैं, ये टर्म्स जो हैं, यू शुड नो दैट दे आर सिनोनिमस, इनका मतलब एक ही है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल वेदरिंग अलग है और मैकेनिकल वेदरिंग अलग है, दीज आर जस्ट दी सेम, फाइन। इनके अलावा जो है अदर टाइप्स ऑफ वेदरिंग आर, वन इज केमिकल एंड अनदर इज बायोलॉजिकल। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, बायोलॉजिकल वेदरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पीपल का पेड़ जो है, अगर आप कहीं बिल्डिंग पर, किसी बिल्डिंग पर या किसी वाटर टैंक के आसपास अगर पीपल का पेड़ देखेंगे, यू विल सी दैट द रूट्स आर सो स्ट्रॉन्ग, दे ब्रेक थ्रू द वॉल्स, ठीक है। तो वो जो अगर वहां पर कोई रॉक है, अगर कोई स्टोन है, तो वो जो रूट्स हैं उस प्लांट की, वो पूरी तरीके से उसको तोड़ देंगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेदरिंग, या जिसका मतलब है डिग्रेडेशन। बायोलॉजिकल वेदरिंग बेसिकली प्लांट्स या एनिमल्स से होने वाली वेदरिंग को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। जिस लाइकेंस की जो ग्रोथ होती है स्टोन पर, वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उससे होने वाली वेदरिंग को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग किसी भी केमिकल एजेंट, इट कुड बी वाटर या ऑक्सीजन या कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वहां पर हो रहा है ऑन द साइट जहां पर वेदरिंग हो रही है, वी कॉल इट केमिकल वेदरिंग, ठीक है। जैसे एसिड रेन से अगर होने वाली जो भी
वेदरिंग है उसको हम केमिकल वेदरिंग में डालेंगे। और सिंपल यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, एसिड एक्शन, ये सारे के सारे जो हैं केमिकल वेदरिंग के ही एग्जाम्पल्स हैं। और फिजिकल वेदरिंग तो फिर हमारी है जो कि टेम्परेचर से और इन सब चीज़ों से होने वाली वेदरिंग है। सो 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। फिजिकल को जिसको कि मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। एंड हियर दिस इज द ओनली वन जो कि फिजिकल वेदरिंग है, ना कि केमिकल वेदरिंग। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस टाइम यू वुड सी कि इजी क्वेश्चन है या फिर काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वी डू नॉट सी टू मेनी मॉडरेट और एवरेज डिफिकल्टी क्वेश्चंस, राइट? Okay, now we talk about the next question, which is which of the following statements regarding arc volcanoes are correct? Arc volcanoes are found near divergent plate boundaries. Now see, अगर basic conceptual understanding है, you would know कि जहाँ डाइवर्जेंस हो रही है वहां पर तो कभी आर्क वॉल्केनोज नहीं बनेंगे, वहां पर तो एक रिफ्ट वैली बन सकती है, ठीक है, वहां पर आर्क वॉल्केनोज नहीं बन सकते, राइट? अगर ओशन में डाइवर्जेंस हो रहा है तो मिड ओशन एक रिज बनेगी, अगर कॉन्टिनेंट पर डाइवर्जेंस हो रहा है तो रिफ्ट वैली बनेगी। वॉल्केनोज कभी भी नहीं बनते, वॉल्केनोज हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर ही बनते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट वर्ड है ये गलत है, बिकॉज वॉल्केनोज चाहे किसी भी प्रकार के हों, ठीक है, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। फाइन, तो 1 इज इनकरेक्ट और हमें क्या ढूंढना था? करेक्ट। जहां जहां 1 है उसको हटा दो, तो सी गॉन, डी ऑल्सो गॉन। अब या तो 2 ओनली है या 2 and 3 ओनली है। तो लेट्स रीड some of the world's classical examples of cone shaped stratovolcanoes such as Mount Fuji जापान में है, म्यो फिलीपींस, आर आर्क वॉल्केनोज। बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो या तो ए है या फिर बी है। थर्ड की अगर बात करें, सम ऑफ द हाईएस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ आर द आर्क टाइप नोटेबली, ठीक है, ये भी, एंड चिलियन एंडीज। बिल्कुल ठीक है, ये चिली में एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि क्या ये आर्क वॉल्केनो है। बिल्कुल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेजर वॉल्केनोज आर आर्क वॉल्केनोज ओनली। तो अगर नहीं भी पता था, सेफर थिंग वुड हैव बीन टू गो विद दिस। सो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट ओवर हियर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम वॉल्केनोज। वॉल्केनोज में अगर आप देखेंगे तो चाहे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पर, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पर, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं विच यू मस्ट प्रिपेयर बिफोर यू शो अप फॉर द एग्जाम। बिकॉज अगर वॉल्केनोज में से कोई टॉपिक आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स इट इज डूएबल, बिकॉज अ वेरी सिंपल टॉपिक। वॉल्केनोज का मैकेनिज्म, उनका फॉर्मेशन, उनके जो लैंडफॉर्म्स है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू रिमेंबर, सो यू नॉट हैव टू रिवाइज टू मच। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट केम दिस टाइम। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन अर्थक्वेक्स। Which one of the following statements regarding S waves, okay, is not correct? ये पूछा है कि गलत कौन सा इनमें से, सही नहीं पूछा है। तो generally S waves are slower than P waves. People read it here and mark हाँ A, because S waves are slower than P waves. because generally हमें आदत होती है करेक्ट ऑप्शन को मार्क करने की, but actually it's not that. We've been asked which of the following is not correct, ठीक है, and I keep emphasizing on it again and again because actual में रियल एग्जाम में जाकर फिर भी आप नॉट नहीं देखते हैं, राइट? दिस इज द रीजन दैट आई एम्फसाइज सो मच ऑन इट। नाउ एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स, ठीक है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव, ठीक नहीं है, राइट? व्हाई? बिकॉज दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। आई विल एक्सप्लेन यू सेस्मिक वेव्स कैसे काम करती हैं। एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, बिल्कुल ठीक है, एंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द अर्थ्स आउटर कोर, बिल्कुल, क्योंकि आउटर कोर क्या है? लिक्विड। तो अगर कोई वेव सिर्फ सॉलिड्स में ही ट्रैवल करती है तो नहीं कर सकती ट्रैवल, बिल्कुल करेक्ट। सेस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ्स आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, बिल्कुल ये भी ठीक बात है, क्योंकि हमारी जो इनर कोर है अर्थ की वो सॉलिड है, उसके बाहर आउटर कोर है वो लिक्विड है, उसके बाहर मैंटल है वो सॉलिड है, और उसके बाहर क्रस्ट है वो भी सॉलिड है, और क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक लेयर है एस्टेनोस्फीयर which is semi solid. It is the only layer inside the earth that is
not entirely solid and not entirely liquid. It is semi-solid. All right. Now, talking about seismic waves. See, seismic waves जो होती हैं ये मेनली दो टाइप्स के हैं. One is body waves and second is surface waves. ठीक बात है. जो अर्थ की बॉडी में ट्रैवल कर रही हैं वर्टिकली उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, और जो फाइनली जो है अर्थ के एपिसेंटर से फिर ऐसे ट्रैवल करती हैं अर्थक्वेक के, उनको हम कहते हैं सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स. ठीक है. देन सरफेस वेव्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, रेले वेव्स and your love waves. These are named after the people who discovered them. Fine. P waves are the fastest and least destructive. एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे वो ये है कि जो वेव्स हैं जितनी फास्ट होंगी उतना डैमेज कम करेंगी, जितनी स्लो वेव होगी उतना डैमेज ज्यादा करेगी. जो हमारी अर्थक्वेक की जो हमने क्लास की थी उसमें भी आई कवर्ड ऑल ऑफ दिस. ठीक है. और जिसने भी वो क्लास अटेंड की होगी आई एम श्योर यू मैनेज दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नो सिंपल सा फंडा है कि जितनी वेव फास्ट चलेगी उतना डिस्ट्रक्शन कम होगा, जितनी स्लो चलेगी डिस्ट्रक्शन उतना ज्यादा होगा. सो पी वेव्स आर फास्टेस्ट एंड उसके बाद में आपके आते हैं एस वेव्स, फिर रिले वेव्स एंड लव वेव्स. लव वेव्स आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स एंड पी वेव्स आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव. तो अगर पी और एस की बात हो रही है बॉडी वेव्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है? एस वेव्स बिकॉज दे आर स्लोअर. तो ये तो कह रहा है कि ये less destructive है, which is not true because they are actually more destructive. S waves are known for destruction. ठीक है. So very easy question. Okay. Now next question that we have is again from drainage basin. Which one of the following states is our part of the Ganga basin? Ganga basin की अगर हम बात करें तो basin basically वो area है जो which is drained by the river and its tributaries. तो कोई भी ऐसा एरिया जो कि मेन रिवर द्वारा ड्रेन्ड है या वहां से उसकी कोई भी ट्रिब्यूटरी निकलती है तो हम उस एरिया को उस रिवर का बेसिन मानते हैं. तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन. तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल, हिमाचल तो होना ही है, और राजस्थान में बिकॉज चंबल रिवर पासेस फ्रॉम राजस्थान. तो बहुत लोगों को 1 and 2 लगा होगा एक्चुअली, अ लॉट ऑफ यू बिकॉज राजस्थान इज नोन नॉट नोन फॉर वाटर. राजस्थान का गंगा से तो ऐसा लगता है बहुत दूर है, बट एक्चुअली उसकी ट्रिब्यूटरी तो पास होती है, तो दैट इज व्हाई इट विल बी काउंटेड इन गंगा बेसिन. सो राजस्थान डिस्पाइट बीइंग अ डेजर्ट स्टेट और अ ड्राई स्टेट इज अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. ठीक है. 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं. वेरी इजी क्वेश्चन विच came from drainage basin. Okay, another question that we have from drainage basin. इस बार हमें specific direct question आया है. We have had enough of statement based questions and now we have one direct question. Fine. Which peninsular river has a tributary named Kabini? Although not a famous tributary, but UPSC being UPSC, it asked कि काबिनी रिवर जो है कौन से मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है. द करेक्ट आंसर इज रिवर कावेरी. ठीक है. कावेरी रिवर डिस्प्यूट एक्चुअली काफी करंट अफेयर्स में रहता है. कावेरी रिवर के ऊपर जनरली आप देखेंगे कि न्यूज आर्टिकल्स आते रहते हैं. सो दोज ऑफ यू हु वर इन टच विद द न्यूज, हु वर इन टच विद द करंट अफेयर्स, तुम्हें पता होगा कभी ना कभी काबिनी मेंशन हुई है. ठीक है. तो काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर. Now, may we move on to the next question. Consider the following statements. Bajra is predominantly grown in states like Rajasthan, ठीक है, यूपी एंड गुजरात. तो बिल्कुल ठीक बात है. बाजरा जो है राजस्थान में उगता है, यूपी में भी उगता है, गुजरात में भी उगता है. Bajra is one millet that we have, while ragi, which is another millet, is mainly cultivated in Karnataka and Tamil Nadu. बिल्कुल ठीक बात है. साउथ में एक्चुअली रागी का कंजम्पशन भी काफी होता है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है. एंड बोथ ऑफ दीज आर मिलेट्स. मिलेट्स पे आप क्वेश्चन देखेंगे पिछले 3-4 बार से मिलेट्स पर क्वेश्चन आता ही आता है, बिकॉज अभी आप देखेंगे जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग मिलेट कंजम्पशन बिकॉज न्यूट्रिशियस है.
डाइट को, एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करता है। इसके अलावा 2023 विच वाज द लास्ट ईयर, जो कि वाज द ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा मिलेट्स के कंजम्पशन को प्रमोट किया गया था, राइट। तो बाजरा इज ग्रोन इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, यूपी, गुजरात, ठीक है, और रागी साउथ में होती है। इसके अलावा एक ज्वार नाम का मिलेट भी होता है विच इज ऑल्सो इन दिस ग्रुप। खैर, बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, बिल्कुल ठीक है, सैंडी सॉइल राजस्थान में जैसे मिलता है, थोड़ा सा ब्लैक सॉइल आपको गुजरात के कुछ एरियाज में मिलेगा। वेर एज रागी रेड एंड शैलो सॉइल में उगती है रागी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन स्टेट्स में आप देखेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु में हमें रेड सॉइल मिलता है, और जो है ये स्टेट्स, इनमें हमें ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल मिलता है। तो बस सॉइल का क्वेश्चन है, वैसे ये लगता है एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एक्चुअली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। जो एग्रीकल्चर यूनिट है और सॉइल यूनिट है विच दे आर एनीवे इंटरलिंक्ड, उनको मिलाकर एक अच्छा सा वेल डिजाइंड क्वेश्चन आपके सामने है। एंड यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, एंड दिस सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स कि क्यों सिर्फ बाजरा की ग्रोथ राजस्थान, यूपी, गुजरात में अच्छी हो रही है और रागी क्यों साउथ में उगाया जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉइल that is different in these two areas. Fine. So yes, both the statements are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. All right. अब हम चलेंगे next question की तरफ। हमारा next question है mountains. Which of the following peaks are situated in India? धौलागिरी very famous, नेपाल में है, ठीक है, तो one is वन, तो वन तो नहीं हो सकता है इंडिया में। नामचा बरवा, बिल्कुल ये तो इंडिया में है, तो टू तो होना ही होना है, वैसे भी दिख रहा है ऑप्शन से। 3 कामेट, ये भी इंडिया में है, 2 एंड 3, और 2 एंड 3 अगर है तो बस 2 एंड 4 तो हो भी नहीं सकता, और एक्चुअली ये भी नेपाल में ही है, ठीक है। तो 4 पीक्स दी गई थी, 2 नेपाल में थी, 2 इंडिया में थी, धौलागिरी एंड दिस इज मकालू। नामचा बरवा और कामेट हमारी जो है इंडिया में, ये दोनों नेपाल में। Okay, next question, again it's a river question, but see, interestingly we are not talking about a river from India, we're talking about a river from outside. Rhine River is an important pathway for industrial activity in North Germany, बिल्कुल ठीक है, यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, जर्मनी से जाती है। हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे रिवर का अपना इंपॉर्टेंस रहा हुआ है। पोर्ट ऑफ रॉटरडैम, इस बार पोर्ट्स जो है इंडिया से पूछे ही नहीं है, इस बार इंडिया के बाहर जाकर पोर्ट्स पूछे हैं, ठीक है। इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द राइन रिवर, बिल्कुल बोथ आर करेक्ट। माउथ क्या होता है, देखिए, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है दैट इज द सोर्स ऑफ द रिवर। जो हमने रिवर्स ऑफ इंडिया नाम की ऑनलाइन क्लास की थी, उसमें वी कवर्ड ऑल दिस बेसिक टर्मिनोलॉजी, और वहां मैंने आपको बताया था दैट द रिवर, द सोर्स इज जहां पर रिवर शुरू होती है, एंड द माउथ इज where the river probably meets another water body. So this part is called as the mouth of the river. ठीक है, so never get confused. Mouth कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि mouth of the river is the place where the river originates. No, that is the source of the river. Mouth of the river is the place where it joins another water body, or say a sea or a lake. All right. Now we move to this question. And that is our last question. In total 20 questions were asked this time. That's a good weightage. With reference to the continent of Antarctica, which of the following statements are correct? Now see, specifically I wanted to talk about this specific question. अगर आपने PYQs देखे होते तो आपको रियलाइज होता कि अंटार्कटिका पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाईएस्ट पीक पूछी गई थी, एंड दिस टाइम ऑल्सो माउंट रॉस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अगर आपको इतना पता है कि माउंट रॉस नहीं बल्कि माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक, जो कि एक PYQ है, दिस इज एन एक्चुअल PYQ, तो यूपीएससी ने बार बार आपको सेम चीज पे टेस्ट किया है। अगर आपने PYQ, दिस इज व्हाई आई कीप इंसिस्टिंग कि प्लीज सॉल्व योर PYQs, बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका PYQ रिपीट हुआ है। अगर इतना भी पता होता कि थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ सी, थर्ड इनकरेक्ट, थर्ड
इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट. यू आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन ए. आप ये बिना पढ़े भी आप कर सकते हो. हाउएवर ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर बात करें, इट इज लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया. हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है इसका बाकी कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें. waters of the southern ocean which is west wind drift move in an anti-clockwise direction, जो कि हमने ओशन करंट्स में पढ़ा था. ठीक है. बट अगर इतना भी पता आपको होता ना कि माउंट विंसन के हाईएस्ट पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, बस खत्म था क्वेश्चन वहीं पर. सो प्लीज पे अटेंशन ऑन PYQs. ठीक है. और यही PYQs हम अभी कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज व्हाई आई वी डेल्ट ऑल दीज क्वेश्चंस one by one and we gave enough time and energy on it ताकि आपको सारे PYQs पता हों. बिकॉज अगर आपको PYQs के आंसर्स आते होंगे तो इसके दो बेनिफिट्स हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स यू रिमेंबर थिंग्स. सेकेंडली इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन से यूनिट में से क्वेश्चन आता है. इट हेल्प्स यू स्ट्रैटेजाइज बेटर, इट हेल्प्स यू प्लान बेटर. एंड सिंस दिस इज अ competitive examination, anyone who plans better will obviously have an extra edge over others, right? So it's important that you understand the value of the PYQs. Okay, so this is why ये आज की क्लास थी, ताकि आपको नेचर समझ आए क्वेश्चंस का, आपको उनकी डेप्थ समझ आए, आपको स्पेसिफिक यूनिट्स पता लगे. जैसे आपने देखा क्लाइमेटोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. वेदरिंग एंड मास मूवमेंट से भी क्वेश्चंस आए हैं. दीज आर सर्टेन लुक्रेटिव एरियाज इन दिस सब्जेक्ट. इनकी बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यू मेक श्योर, as I keep saying, that there are three pillars to geography: concepts, facts and maps. ठीक है. तो अभी इस बार का अगर आप पेपर भी देखेंगे, if I just have to summarize it for you, this time which was CDS 224, हमने इसमें देखा कि we have questions from maps, then we have questions from facts, and there were of course conceptual questions. So make sure that your concepts, facts and maps are in place. ठीक है. Apart from that, you are thorough with the PYQs. Make sure you are solving as many PYQs as possible. राइट. जैसे अभी हमने 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के किए एंड देयर इज अ गुड चांस कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन हो सकता है आने वाले कुछ एग्जाम्स में डायरेक्ट रिपीट हो जाए, जस्ट लाइक दिस वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. सो आई होप दिस सेशन और दिस क्लास वाज हेल्पफुल एंड विद दैट वी कंक्लूड टुडेज क्लास. जय हिंद.